गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज यू ऑल नो कि हम साथ में एम लक्ष्मीकांत के इंडियन पॉलिटी से चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। एंड लास्ट सेशन में हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में दे रखा है, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन इस टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं उसे सॉल्व करना स्टार्ट करा था। एंड आज हम उन सभी रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो इस टेक्स्ट बुक में बच गया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, लेट्स गो। तो देखो, ये एम लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी है जिसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे। एंड लास्ट सेशन में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन इस टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं उसे सॉल्व कर रहे थे। एज यू ऑल नो कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में दे रखा है, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहाँ पे हमने लास्ट सेशन में छोड़ा था। डैट मीन्स कि फ्रॉम हियर हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। तो देखो, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हमें इनमें से बताना है कि डीपीएसपी का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आप सभी को पता है, टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव है। टू इंश्योर सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, ये भी है। टू इस्टेब्लिश अ सेकुलर स्टेट, ये भी है। बट टू इस्टेब्लिश अ रिलीजियस स्टेट नहीं, ऐसा नहीं है ना। हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। बट अगर जहाँ पे मतलब ऐसे रिलीजियस स्टेट जहाँ पे रिलीजन वाइज मतलब जो रिलीजियस लोग हैं वो सुप्रीम पावर होल्ड करते हैं, तो वैसे स्टेट को थियोक्रेटिक स्टेट कहते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक स्टेट है। तो टू इस्टेब्लिश और रिलीजियस स्टेट जो है हमारी कंट्री का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि विच ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल मीन्स क्या होता है? लिबरल मीन्स होता है कि ऐसे नियम कानून जो सिटीजन पे ज़्यादा हास ना हो। ठीक है, तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के रिगार्डिंग इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल इस पे लाई करता है। तो देखो, पहला आपका ऑप्शन है टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये सही बात है ना। जुडिशरी को आप एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप पावर की मोनोपोली नहीं कर रहे हो। सेम इंसान के हाथ में पावर नहीं जा रहा है, सेम अथॉरिटी के हाथ में। तो इससे क्या होगा, इससे स्टेट के आर्बिट्रेरी पावर पे रोक लगा सकते हैं ना। तो ये एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। अब दूसरा क्या है यहाँ पे, टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। ये भी जो इंटेंशन है ये भी एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का इंटेंशन है कि अगर हर कंट्री में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो हम हर सिटीजन को एक जैसा ट्रीट करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटर्निटी रिलीफ। ये सोशियो एक सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है ना, सॉरी, एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड सही होगा। अब देखो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वॉज नॉट ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें, इसमें आपसे पूछा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन सा इसमें से ओरिजिनली मतलब जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था 1950 में, तो उस दौरान नहीं था। तो देखो, ये जो आपका सिटीजन्स राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था पहले से ही। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आपका आर्टिकल 44 है वो भी था। प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज एंड काफ्स, ये भी था। बट जो हमने फ्री लीगल एड है उसे ऐड किया है बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, एंड ये आपको आर्टिकल 39A में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रखा है द टर्म इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज अ। तो जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। हमने इसको कहाँ देखा था, आर्टिकल 39 के क्लॉज डी में देखा था। ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हो फिर से, आर्टिकल 39 क्लॉज डी। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बारोड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को
आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, ठीक है। और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नाउ अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं आता। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जिसको हमने आर्टिकल 40 में देखा था, आता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। और देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, ये भी आता है आर्टिकल 44 में। एक सेकेंड, आर्टिकल 44 में क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, ठीक है। बट यहाँ पे क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन। तो नॉन सिटीजन के लिए कोई भी प्रावधान है नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा। तो यहाँ पे पूछा है क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं आता। तो देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आता है, बट ये बस सिटीजन्स के लिए है। यहाँ पे नॉन सिटीजन भी दे रखा है, इसलिए ये इस लिस्ट में नहीं आता। तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब ये जान लो फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन क्लास, ये आपके आर्टिकल 41 में आता है। तो आर्टिकल 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो स्टेट है, राइट टू, जो स्टेट है ना, वो अपने लिमिट में रह के और अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट के अकॉर्डेंस ऐसे इफेक्टिव प्रोविज़न बनाएगा जिससे कि सिक्योर हो सके राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, sickness एंड disablement and in other cases और undeserved want, ठीक है। तो स्टेट क्या करेगा, अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी के लिमिट में लोगों के लिए सिक्योर करना चाहेगा कि उनके पास राइट टू वर्क हो, टू एजुकेशन हो, और वो पब्लिक असिस्टेंट का यूज कर सके अनएम्प्लॉयमेंट के केस में, ठीक है, ओल्ड एज के लिए। तो ये सब चीज़ें स्टेट जो है वो अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी के लिमिट में रह के करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछ रखा है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये आपके आर्टिकल 43A में है। आर्टिकल 43 हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया था, ठीक है। आर्टिकल 43 ये क्या क्या कहता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो इसमें इसका प्रोविजो क्या कहता है कि जो स्टेट है वो ऐसे स्टेप लेगा जो बाई सुटेबल मतलब जो लेजिस्लेशन के अकॉर्डेंस हो, ताकि वो सिक्योर कर पाए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स का इन मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग में, और इससे वो इस्टेब्लिश कर पाए अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंगेज्ड हो किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इसमें आपसे बेसिकली जो पूछा था वो क्या पूछा था कि इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है ना, क्या नहीं है। तो यूनिफॉर्म कोड जो होता है वो बस सिटीजन के लिए होता है, नॉन सिटीजन के लिए नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर द conscience of the constitution which embody social philosophical of the constitution। तो इसमें आपसे कह रहा है कि जो डीपीएसपी है वो एक आत्मा की आवाज़ है, ठीक है। डीपीएसपी क्या है, आत्मा की आवाज़ है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, जिसमें सोशल फिलॉसफी रहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला था, ग्रेनविले ऑस्टिन ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछ रखा है which part of Constitution of India refers to the responsibility of state towards the international peace and security। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करें तो हमें ये आर्टिकल 51 में मिल जाएगा। आर्टिकल 51 एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी होना चाहिए। तो इसमें क्या जो स्टेट है वो ये प्रयत्न करेगा कि वो प्रमोट कर सके इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, मेंटेन कर सके जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, मतलब कि उचित और ऑनरेबल रिलेशन को भी मैनेज कर सके। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की। तीसरा क्या दे रखा है, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल्स विथ वन अनदर। तो जैसे कि इंटरनेशनल लॉ के सम्मान को बढ़ावा देना, उनके ट्रीटी को बढ़ावा देना, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, स्टेट पे है। और देखो लास्ट में क्या है कि इनकरेज करेगा वो सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। जो स्टेट है वो चाहेगा कि अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट है तो वो
बाई आर्बिट्रेशन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, आर्टिकल 51 लास्ट प्रोविजन है ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे डीपीएसपी दे रखा है। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें बेसिकली तो ये थोड़ा बड़ा है, बट आप समझ लो जो 42वां अमेंडमेंट है ना, 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। इसने प्रधानता दी थी किसको, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को। सही बात है। मिनेरवा मिल्स का केस जो है वो एक बैलेंस बना के रखना चाहता है पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इन्होंने कहा था, मतलब मिनेरवा मिल्स के केस में ये कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, बट अगर कुछ ऐसा सिनेरियो आया तो डीपीएसपी को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो ये सही है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज एडेड बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत किसको हमने ऐड किया था, हमने ये पहले भी देखा था, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टडीज, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटी। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड हुआ था। अब देखो, फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आपको आर्टिकल 48 में मिल जाएगा। और जो आर्टिकल 48 है उसे हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया था। तो आर्टिकल 48 देखते हैं। आर्टिकल 48 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो स्टेट जो है वो क्या करेगा, ये प्रयत्न करेगा, इंडिवर मतलब होता है प्रयत्न करना, कि वो प्रोटेक्ट कर पाए, इम्प्रूव कर पाए इन्वायरमेंट को और सेफ गार्ड करे फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री को, ठीक है। आर्टिकल 48A यही कहता है। तो आर्टिकल 48 किसके तहत ऐड किया गया था भाई, 42nd अमेंडमेंट टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, इसको भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था। ये आपको आर्टिकल 39F में मिल जाएगा। आर्टिकल 39 हमने देखा था। आर्टिकल 39 क्या है कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को फॉलो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो स्टेट है वो ये कोशिश करेगा, ठीक है, कि ऐसी पॉलिसी वो सिक्योर कर ले। तो आपको एफ में मिल जाएगा कि जो चिल्ड्रेन है उनको अपॉर्चुनिटी देना स्टेट की ड्यूटी है और ये फैसिलिटेट करना कि जो सारे कंडीशन में उनको फ्रीडम मिल रहा है वो एक हेल्दी मैनर में मिले, ठीक है, ताकि उनके फ्रीडम एंड डिग्निटी सब कुछ अच्छा रहे। तो यही है आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 39 का एफ। अब देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन until they complete the age of 6 years, 6 to 14 ईयर था ना यार, 14 ईयर्स तक था। तो यहाँ पे ये जो प्रोविज़न है वो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो हुआ था उसके तहत आया था। इसको फंडामेंटल राइट भी बनाया गया था। फंडामेंटल राइट में ये एलिमेंट्री एजुकेशन में आ जाएगा अंडर आर्टिकल 21 ने। तो इसको हमने ऐड किया था भाई, और इसको हमने ऐड किया और जो आपको डीपीएसपी में इसके लिए जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 45 में मिल जाएंगे। आर्टिकल 45 को एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। तो इसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि जो स्टेट है वो ये कोशिश करेगा कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है वो सभी चिल्ड्रन को मिल सके अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, ठीक है। ये 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड हुआ था। इसमें बात की गई थी कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो मैंडेटरी है, इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमॉन्ग डीपीएसपी। इसमें हमें वही बताना है कि डीपीएसपी इनमें से कौन सा जो है वो डीपीएसपी के में है, ठीक है। द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपको बस जो स्टेट होगा वो ये चाहता है कि मतलब ये वाला प्रोविज़न दे रखा है, ठीक है, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो थ्रू आउट इंडिया। तो ये आपको आर्टिकल 44 में मिल जाएगा। नाउ
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल फॉर द, तो देखो हमने आर्टिकल 37 में देखा था कि जो डायरेक्ट डीपीएसपी है वो फंडामेंटल होता है गवर्नेंस ऑफ स्टेट के लिए, और ये इन्फोर्सेबल नहीं है इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ। डैट मीन्स कि अगर ऐसा हो कि आपको स्टेट अगर कोई चीज़ मुहैया नहीं करा पा रहा है जो उसने प्रोविजो में दे रखा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दोगे, ठीक है। तो आर्टिकल 37 स्टेट को बचाता है, ठीक है। आर्टिकल 37 क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कॉन्टेंट इन दिस पार्ट, मतलब पार्ट 4 में जितने भी प्रोविजन दिए हैं उसके एप्लीकेशन के बारे में है। तो यहाँ पे क्या कहता है? द प्रोविजन कॉन्टेंट इन दिस पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, वो किसी भी कोर्ट, इंडिया का कोई भी कोर्ट हो, डीपीएसपी के प्रावधानों को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। किसी बट द प्रिंसिपल्स देयर इन लेट डाउन आर नेवरथलेस, मतलब इन सब के बावजूद भी जो जो ये सारे प्रिंसिपल डीपीएसपी में लिख रखे हैं वो फंडामेंटल होगा इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में, एंड इट शैल बी ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज, ठीक है। तो ये स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो ये सारे प्रिंसिपल को यूज करे, मतलब डीपीएसपी के प्रिंसिपल को यूज करे इन मेकिंग लॉज, ठीक है। तो ये गवर्नेंस ऑफ द स्टेट होगा। नाउ हु ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेंडेड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर no better than the New Year's resolution which are broken on the 2nd January। तो ये जो स्टेटमेंट है नसीरुद्दीन ने कहा था। अब यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द करेंट स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज करेक्ट। इसमें आपको इन सम केसेस जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो प्रायोरिटी लेता है। मैंने पहले ही बताया था ना, ये मिनेर्वा मिल्स के केस में हमने देखा था जो कि 1980 का केस है, ठीक है। यहाँ पे और ऑप्शन देख लो, ये सारे ऑप्शंस गलत है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो कैन नॉट गेट प्रायोरिटी ओवर फंडामेंटल राइट, ये गलत बात है। इसके लिए हमने केस लॉ भी देखा था मिनेर्वा मिल्स वाला। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑलवेज गेट प्रायोरिटी ओवर फंडामेंटल राइट, ये भी गलत बात है, हमेशा प्रायोरिटी थोड़ी दी जाती है। फंडामेंटल राइट्स ऑलवेज गेट प्रायोरिटी ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल राइट, तो ये भी गलत बात है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसको प्रायोरिटी मिल जाए ओवर फंडामेंटल राइट। नाउ राइट टू वर्क इन इंडिया, राइट टू वर्क जो है वो डीपीएसपी के प्रिंसिपल में आता है, हमने ये देखा था, ठीक है। आर्टिकल 41 में मिल जाएगा। आर्टिकल 41 में क्लियरली प्रोविजन दे रखा है कि जो राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, तो इसमें जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है? स्टेट, अभी वही चीज़ है जो मैंने पढ़ा था कि स्टेट अपने लिमिट में रह के ऐसा कुछ करेगा, सब कुछ लोगों के वेलफेयर के लिए, ताकि उनको वर्क मिले, सब कुछ, ठीक है, जितने भी उनके एसेंशियल कंडीशंस हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गांधीयन प्रिंसिपल, जिसमें हमें बताना है कि गांधीयन प्रिंसिपल के बेस पे कौन सा है। तो देखो इसमें आपको 2nd एंड 3rd, द प्रोमोट टू कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज, ये मिल जाएगा आर्टिकल 43, और आर्टिकल 46 मिल जाएगा टू प्रोमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST, ये सब जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल पे है, ठीक है। बट जो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, ये जो है वो मतलब इन्वायरमेंटल वाले चीज़ों पे है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पे पूछा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट अमेंडेबल, गलत है। ये जो डीपीएसपी है वो फुली अमेंडेबल है बाय पार्लियामेंट थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी अगर पार्लियामेंट है ना, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ डीपीएसपी को जितने भी प्रोविज़न है सभी को पूरी तरीके से अमेंड कर सकता है। बट जो है, जो वाइल अमेंडिंग डीपीएसपी वो ये ध्यान रखेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो पूरा हो पाए। डैट मीन्स कि ये ऑप्शन तो गलत है। नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ये हमने देखा। फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये भी हमने देखा। तो 2 और 3 सही है। अब यहाँ पे देखो, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस contained in the Government of India Act 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the 95th year, ठीक है। तो देखो जो हमारे इंडिया मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसे अडॉप्ट कर लिया गया था
क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था उसको नोट करा था भीमराव अंबेडकर ने कि ये डायरेक्टिव गाइडलाइन लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछ रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डीपीएसपी पॉलिसी। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट ऑप्शन होगा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रॉमिस इक्वल इनकम एंड फ्री हेल्थ के लिए जो है ये डीपीएसपी का प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नॉट पूछा है तो ये सही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट नॉट इन्फोर्सेबल है, ये हमने जानते ही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पॉलिटिकल सैंक्शन मिलता है, सही बात है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो डिक्लेरेशन है ऑफ ऑब्जेक्टिव का फॉर स्टेट लेजिस्लेशन, ये भी सही बात है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आर्टिकल 46 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोवाइड करता है फ्री लीगल एड, गलत बात है। आर्टिकल 46 नहीं, आर्टिकल 39A कहता है। आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो हमने आर्टिकल 44 में क्या देखा था कि आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है, यूसीसी। तो हमने आज डीपीएसपी के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं इस टेक्स्ट बुक में उसे सॉल्व कर लिया है। सो स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स लर्न टुगेदर। और हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो होगा फंडामेंटल ड्यूटी, जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A में दे रखा है, ठीक है। सो थैंक यू।